तो पॉलिटिकल साइंस के इस वीडियो सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पूरे के पूरे सीरीज में हम आपके सब्जेक्ट के सारे लेसन को बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर करने वाले हैं और साथ साथ आपके और भी बाकी के सब्जेक्ट को भी कवर करेंगे। सबका अलग अलग लिस्ट बना हुआ है, आपके मेन सब्जेक्ट भी होंगे, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होंगे, सारा चीज का अलग अलग प्लेलिस्ट बनेगा। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन को जरूर चेकआउट करिएगा, नहीं तो ऐसे तो वीडियो ढूंढने में पगला जाएंगे, है ना। तो इस समय हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका एक पार्ट ऑलरेडी डल चुका है, तो पहले उसको देख करके यहां पर आएंगे। अब इतने चालाक तो ही हैं आप लोग, ठीक है। तो इस चैप्टर में इस पार्ट में हम लोग पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। हल्का सा लंबा होने वाला है वीडियो, क्योंकि भैया इसमें फंडामेंटल राइट भी बात होगा, डीपीएस पे भी बात होगा, कंक्लूजन तक मतलब इस पार्ट में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। तो कॉपी पेन उठाइए, जो चीज लिखते चलेंगे, नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि नोट्स हमारे ब्रह्मास्त्र हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक देखते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुद्र प्रताप पांडे और पांडे क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो चैप्टर का नाम था हमारे यहाँ राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले पार्ट में हम सब समझ लिए हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार दिए हुए हैं वो हैं क्या और वो जरूरी क्यों हैं। ऊपर से दो ठो कहानी भी हम लोग देखे थे, ठीक है। तो ये सब कुल मिलाकर के जो चर्चा था उसमें कर लिए थे। और जब हम अधिकार की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले हमारे मूल अधिकार आते हैं भैया, हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं, ठीक है। तो इसी पे चर्चा चल रही थी। हम आपको बताए थे फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट होता है, ठीक है। अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीजों को रखा जाता है। तो इसको पार्ट 3 में रखा गया है और आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक इसकी बात हुई है, ठीक है। तो पिछले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कि ये जो है 6 पार्ट में डिवाइडेड है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट ऑफ भैया ये आप कह लो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, फिर राइट ऑफ रिलीजियन। ऐसे कर करके 6 पार्ट में टोटल चीज डिवाइड हुआ करती है। और हम लोग जो पहला है 12 से लेकर के 18 तक पहले पार्ट में देख चुके हैं और आगे का इस वीडियो से कंटिन्यू करते हैं और एकदम लास्ट तक बातचीत करते हैं, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी क्लियर हो गया था ना, उसमें सारी बात कर लिए थे कि भैया हमको भी यार बराबर रहने का पूरा अधिकार है, जो हमारा मूल अधिकार कहता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, राइट टू फ्रीडम से स्टार्ट करते हैं। आज का जो पूरा का पूरा पंचायत इसके आगे होने वाला है। अब राइट टू फ्रीडम का यार सिंपल सा बात यह है कि आज़ादी, हम भी आज़ाद हैं, आप भी आज़ाद हैं जो करने के लिए। अब जो नहीं, क्या क्या चीज़ें लिस्टेड हैं, क्या क्या हमारे फंडामेंटल फ्रीडम है, उसको देख लेते हैं। तो यार आर्टिकल नंबर 19 में फंडामेंटल फ्रीडम के बारे में बात हुआ है कि हमारे कुछ यार मूल आज़ादी वाले चीज़ हैं, है ना। ऐसा थोड़ा ना है कि कोई आपको जेल में बंद कर देगा बिना किसी रीजन के। तो आप मतलब एक तरीके से सबके लिए फ्रीडम है भैया, सब लोग आज़ाद है। किस किस बेसिस पे? यहां पर कुल मिलाकर के 6 चीजों की चर्चा हुई है। आर्टिकल नंबर 19 हमें ये 6 चीजों की आजादी देता है। क्या क्या? सबसे पहला तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपके मन में कुछ आइडिया है, आपके मन में कुछ भावना है समाज को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के, तो सबसे पहले आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप अपनी बात को रख सकते हैं। अब आप सोचो, राजा के समय में कोई ये बात कर सकता था कि राजा निकल रहे हैं तो लगे राजा को सुझाव देने कि अरे आप ऐसे देश मत चलाइए, आप ऐसे देश चलाइए, तब तो तुमको ले बीतता उसी समय, तुरंत आपका फांसियों से चढ़वा के आपका काम खत्म कर देता। कोई बोलने वोलने का नहीं, आदमी सर झुका लेता था, देखता तक नहीं था राजा को। ये कहानी हुआ करती थी मोनार्किज्म में, डिक्टेटरशिप में। लेकिन इस समय आपको ये छूट दी जाती है कि आप अपनी भावनाओं को भी रख सकते हैं और लोग रख रहे हैं, ठीक है, लोग रख रहे हैं। अच्छा, अब कुछ बात आप देख करके चलिएगा। ये सारा फ्रीडम, ये सारा फंडामेंटल राइट, ये सारे आपके अधिकार जो दिए गए हैं वो एक दायरे में है। अगर वो दायरा तोड़ करके आप बाहर जाएंगे तो फिर आप सीधे जेल के अंदर जाएंगे, है ना, उस दायरे में रह करके। और वो दायरा क्या क्या है? सबसे पहले तो भैया नेशन के अखंडता, एकता के बारे में, कि आप ऐसा कुछ मत करिए, ऐसा कांड मत करिए कि देश की एकता और अखंडता पे खतरा पड़ जाए। दूसरी चीज क्या? देश की सिक्योरिटी को खतरा पड़ जाए, है ना। क्या चीज भैया? सिक्योरिटी को खतरा पड़ जाए, या फिर यहाँ की जनता को खतरा पड़ जाए, यहाँ के मोरल्स को खतरा पड़ जाए, या फिर जो कोर्ट है उसके खिलाफ आप कुछ बोल ले रहे हैं, या फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो फॉरेन रिलेशन है, विदेशी संबंध है, वो बिगड़ जाएं। तो ये सब कांड नहीं करना है। इसके दायरे में रह करके आप अपने अधिकार का आनंद लेंगे। सबसे पहली चीज क्या है कि आपको बोलने का, आपको राइट है अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने का। अब जैसे मीडिया है आज के समय में, उनके पास राइट है ना भैया, वो बोलते हैं, अपने बात को रखते हैं। अब अगर कोई कुछ ऐसा बोले,
कोई कुछ ऐसा भाषा का यूज करे, चाहे कोई कुछ ऐसा चीज को अपने आइडिया को रखे कि पता चला देश का ही 2 टुकड़ा कर देंगे आप, एक तो पाकिस्तान उधर चली गया, पता चला बीच में डिवाइड कर देंगे, तो इससे क्या होगा, नेशन के भैया एकता अखंडता पे खतरा पड़ेगा। हो सकता है आप कहीं कुछ आर्मी के बारे में, कुछ इंटेलिजेंस के बारे में आपको ज्ञान हो गया है, आप लगे सिक्योरिटी के बारे में बता दिए, है ना, इसके बारे में बता दिए, तो ये तो भैया सिक्योरिटी को खतरा हो गया, है ना। पता चला कि आप कुछ होने को है, कहीं पे कुछ सीक्रेट मिशन वगैरह होने को है, आपको पता है और बोलने का अधिकार है, तो आप बता दिए और वो फेल हो गया, तो इसके सिक्योरिटी को खतरा है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कुछ आप ऐसा मत बोलिएगा कि पब्लिक को इफेक्ट पड़े, पता चले अलग रिलीजन का अलग रिलीजन में आप मार करवा देंगे, है ना। तो ये सब के अंदर रह करके ये जो आपको बोलने का, अपने भाव को प्रकट करने का जो चीज दी हुई है, इसको रखेंगे। अब ये जो फॉरेन रिलेशन वाली बात है, इसका कैसे, अब आपको बोलने का अधिकार है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति भैया आ रहे हैं आपके देश में, या किसी और कंट्री के राष्ट्रपति आ रहे हैं, या फिर कोई सम्मानित व्यक्ति आपके यहाँ आ रहे हैं और आपके पास बोलने का अधिकार है, तो आप लगे उसके बारे में बुरा बोलने, गाली देने। निकल रहा है, पता चला रैली निकल रहा है, आप लगे आप शब्द बोलने, तो अब कोई कुछ बोलेगा तो आप कहेंगे अरे हमारा ये तो फंडामेंटल राइट है। कोई कुछ बोलेगा तो आप चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास कि अरे आर्टिकल 32 के तहत कि हमारा फंडामेंटल राइट छीन रहे हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि हम स्पीच एक्सप्रेशन का हमको आज़ादी है। तो एक चीज को दायरे में रह करके करना है, और वो दायरा क्या क्या है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको बोलने का अधिकार मिल गया, अपने चीजों को एक्सप्रेस करने का, रखने का बात मिल गया। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब चूंकि आप बोलने लगे हैं तो सुनने वाले भी होंगे, आपको बोलने का आज़ादी है तो सुनने वाले का भी आज़ादी होगा। तो आप एक असेंबली बना सकते हैं, आपके अंदर कुछ भावना है, आपके अंदर कुछ आइडिया है, तो आप रख सकते हैं और 10 लोगों को सुना भी सकते हैं, 10 को, 20 को, 50 को, 100 को, 1000 को, जितने को सुनाना है आप एक असेंबली बना सकते हैं, आप अपनी भावनाओं को रख सकते हैं। और फिर से ध्यान रखिएगा, अब पता चला असेंबली में ये सब कहीं मत करिएगा जिससे नेशन की एकता अखंडता को, सिक्योरिटी को, पब्लिक को, यहाँ के मोरल को, कोर्ट को और फॉरेन रिलेशन को इफेक्ट पड़ेगा, तो फिर आपकी कुटैया तय है ना। ये सब चीज के दायरे में रहकर क्या पता चला यार, आपको असेंबली करने का जो है दिया हुआ है कानून, है ना, असेंबली करने का आपको कानून दिया हुआ है, ठीक है। आपके अंदर आइडिया है, आप रख सकते हो, आपको कुछ परेशानी है आप आंदोलन रख कर सकते हो। अब जैसे बोर्ड की परीक्षा के कैंसिलेशन के लिए निकल जा रहे हैं लोग, लॉकडाउन में निकल जा रहे हैं, लग रहे हैं असेंबली बैठाने, सभा बैठाने। अब ऐसे ही कुछ कंडीशन पड़ा हुआ है, दूसरे अगर देश का आक्रमण हो गया या फिर ऐसा कुछ सिचुएशन बन गया जहां पर आर्मी को जाना है, अब आपका फंडामेंटल राइट है कि आप असेंबली कर सकते हैं, आपका फंडामेंटल राइट है कि आप जुट करके सभा बैठा सकते हैं। अब पता चला कि आर्मी को जिस रास्ते निकलना है आप बीच रास्ते बैठ करके सभा कर रहे हैं, तब तो दुश्मन भी गया, इधर भी लोग गए और आपका सभा भी चला जाएगा। तो इस दायरे में रह करके करना है कि आप ये चीजों को उल्लंघन इस चीजों का न करें। तो असेंबली बनाने का सिंपल सा यही है भैया, ये सारी चीजों के आपको दायरे में रहना है, तब आप जो भी करना है करिए, कौन रोका है, ठीक है। तो आपको बोलने का अधिकार मिल गया, सभा बैठाने का अधिकार मिल गया, क्या है ये आपके फंडामेंटल राइट हैं, ठीक। उसके बाद अब आपको 10 लोग सुन रहे हैं, आप बोलने वाले हैं, तो हो सकता है वो 10 लोग आपसे और अच्छी तरीके से जुड़ना चाहें, आप लोग पूरा एक पार्टी बनाना चाहे, आप लोग पूरा एक एसोसिएशन बनाना चाहे, है ना। तो उसी चीज का भी यहाँ पर आजादी है कि चलो भाई तुमको बोलने आ गया, तुमको 10 लोग सुनने भी आ गए, तो चलो अब तुम अपना एक एसोसिएशन भी बना लो, फुल टू आजादी है आपको, है ना। आप अपना एसोसिएशन भी बना लीजिए, स्पीच है, एक्सप्रेशन है, बोल सकते हो, उसके बाद सभा बैठा सकते हो, उसके बाद एसोसिएशन बना सकते हो, है ना। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन दायरे में रहकर। अब पता चला आप लगे एसोसिएशन अपना बना करके सबको बम बनाने का ट्रेनिंग दे रहे हैं, गन बनाने का ट्रेनिंग दे रहे हैं, फायरिंग करने का ट्रेनिंग दे रहे हैं, कि दंगा फसाद करने का ट्रेनिंग दे रहे हैं, और आप फिर कोई पूछे कि ये क्या कर रहे हो तो कहोगे कि मेरा फंडामेंटल राइट है। चले जाओगे सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट भैया काला पट्टी पहना हुआ, वो नहीं देखेगा, वो देखेगा कि हाँ फंडामेंटल राइट है तो सही बात है, कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ये दायरे के अंदर रह करके करना है ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसोसिएशन बनाने का फंडामेंटल राइट। अब अगले पे बात करते हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आप घूम सकते हैं, जाइए पूरे इंडिया में घूमिए, कहाँ घूमना है आपको, है ना, कहीं भी घूमिए, कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, पूरा का पूरा फुल आज़ादी है। आप जाइए पूरा घूमिए इंडिया में, कश्मीर जाइए, जम्मू जाइए, केरला जाइए, कहीं जाइए, है ना। तो फुल टू आपको फ्रीडम है घूमने का, लेकिन फिर से वही बात कि ये 6 चीजों का उल्लंघन आप नहीं करेंगे।
क्या क्या, एकता अखंडता का नहीं करेंगे, इसके सिक्योरिटी का नहीं करेंगे। अब पता चला भारत पाकिस्तान को उधर लड़ाई चल रहा है, आर्मी पे चल रहा है, और आप चले गए कि हटी हटी हमको थोड़ा सा देखने दीजिए कैसा दिख रहा है। आपको घूमने का आजादी है, कहीं भी घुस जा रहे, पार्लियामेंट में घुस गए, वहां पर सेशन चल रहा है किसी चीज का, घुस गए बीच में, देख रहे हैं कि हाँ ये सब घूमने का टूरिस्ट प्लेस बना देंगे। तो ये सारी चीजों पे इफेक्ट ना पड़े, बाकी आप जो करना है आप करिए, आपको फुल आजादी है, आपका ये फंडामेंटल राइट है। पकड़े। उसके बाद क्या है, अब आप घूमने गए, कहीं गए, आसाम गए, दिल्ली गए, जहां जाना है वहां गए, पूरा घूम रहे हैं, तो वहां पर आपको जो 5वीं फंडामेंटल राइट मिलती है कि आप रेसिडेंस ले सकते हैं, आप सेटल हो सकते हैं उस पर्टिकुलर जगह पे, है ना। कि आप चलो, आपको जब घूमने का आजादी है, बोलने का आजादी है, सब कुछ करने का आजादी है, तो आप कहीं घूमने गए, आपको जगह अच्छा लगा तो आप वहां पर बस भी सकते हो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। पहले कश्मीर का सीन ये हुआ करता था, लेकिन 370 जब से हट गया, वहां पर भी जाकर के ये सीन हो सकता है, ठीक है। तो आप कहीं भी जाकर के बस ये रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेकिन वही बात, ये 6 चीजों का चीज नहीं करना है ना। आगे बढ़ते हैं। जो आपका छठवां फ्रीडम है, वो क्या है भैया? फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड और फ्रीडम ऑफ बिजनेस। आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, आप कोई भी प्रोफेशन फॉलो कर सकते हैं, आप कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, है ना। आपको कोई रोक टोक नहीं है, जो मर्जी आप वो प्रोफेशन को अपना सकते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। तो ये कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं आपके। अब आपको कोई भी प्रोफेशन फॉलो करना है तो आप पता चला लगे नक्सली बन जाएंगे तो वो काम नहीं चलने वाला, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सिक्योरिटी पे इफेक्ट करेगा। तो इलीगल सारी चीजों का, जो कि ऐसा इसके पे ऊपर गलत प्रभाव ना पड़े इन चीजों के ऊपर, तो वो आप नहीं कर सकते हैं। उसके दायरे में रह करके अपने पूरे फंडामेंटल राइट को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करिए। तो आर्टिकल नंबर 19 का नाम लेते ही आपके दिमाग में यही चीजें आनी चाहिए कि हमें कुछ तो फ्रीडम मिला है। तो आप कैसे अपने आप को आर्टिकल 19, आपसे कोई पूछ दिया यार बताओ हमारे पास फंडामेंटल फ्रीडम क्या क्या है, तो आप सबसे बोलोगे कि यार देखो 19 से लेकर के 22 तक इसका चर्चा हुआ है आर्टिकल, और आर्टिकल नंबर 19 में 6 चीजें हैं, जो 6 अधिकार हमको मिले हैं। सबसे पहले तो हम बोल सकते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास एक्सप्रेस करने का, स्पीच देने का फ्रीडम है। दूसरी चीज, जब हम बोलेंगे तो 10 लोग सुनेंगे भी, तो असेंबली बनाने का भी फ्रीडम है। उसके बाद तीसरी चीज, हो सकता है उनको हमारा बात पसंद आए तो हम हमसे जुड़ना चाहें, अच्छी तरीके से पूरा एक कोलैब करना चाहें तो आप एसोसिएशन भी बना सकते हैं, है ना, एसोसिएशन भी बना सकते हैं। उसके बाद चौथी चीज भैया, आप पूरे इंडिया में कहीं भी घूमिए फिरिए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। गए घूमने तो भैया 5वीं चीज ये आ जाएगी कि हो सकता है आपको कहीं कुछ पसंद आ गया तो आप वहां पर बस भी सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, ठीक है। वहां भी आपको कोई रोक टोक नहीं, आपका फंडामेंटल राइट है। ये जम्मू कश्मीर का पहले सीन हुआ करता था, लेकिन वो भी अब खत्म हो गया। उसके बाद छठवां जो है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन ऑक्यूपेशन, आप कोई सा भी धंधा पानी करिए। अब कहीं बस गए हैं तो आपको जीविका चलाना है ना, तो आप कोई सा भी ऑक्यूपेशन, कोई सा भी बिजनेस, कोई सा भी ट्रेड इलीगल नहीं होना चाहिए, है ना। पता चला बम बारूद बनाएंगे तो जेल जाएंगे, ठीक है। जो भी चीज हो इलीगल नहीं हो, और ये 6 चीजों के वायलेशन में ना हो। क्या क्या 6 चीजें? देश की अखंडता, एकता, देश की सुरक्षा, ठीक है। उसके बाद क्या भैया? पब्लिक, जो जनता है उसके विरुद्ध नहीं होना चाहिए, उनके मोरल के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। और तो और जो कोर्ट है उसका अब पता चला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे आप लगे टिप्पणी करने, तो वो तो जस्टिफिकेबल नहीं है, वो उसका तो फिर आपको ऐसे दंड भोगना पड़ेगा, ठीक है। और फॉरेन रिलेशन, ऐसा कुछ आप मत बात कहिए जिससे कि भैया विदेशी संबंध गड़बड़ा जाए। तो ये आपके कुछ फंडामेंटल फ्रीडम थे, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल नंबर 19 में। आगे बढ़ा जाए तो 19 भैया क्लियर हो गया, राइट टू आपका पूरा फ्रीडम वाली चर्चा इसमें है। अब आगे बढ़ते हैं यार आर्टिकल नंबर 20 पे। अब जो 20 है फ्रीडम, अब देखो जो नॉर्मल जनता है, हम आप सभी लोग जो पूरा बेसिक जो आपको नीड है वो सारे चीज तो यहाँ पे बता दिया गया, 6 का 6 आपको फुल अधिकार मिल गया। अब जो है ना, जो आर्टिकल नंबर 20 है वो कुछ मतलब रेस्पेक्ट तो भैया, जैसे कि आप कुछ कांड कर दे रहे हो, कहीं कुछ आरोपी बन जा रहे हो, ठीक है, कुछ गलत काम कर दे रहे हो, तो ऐसा नहीं कि तुम गलत काम कर दिए तो तुमको सीधे, अब पहले क्या होता था राजा के समय में, आदमी कुछ भी कर दे, चाहे छोटा सा छोटा चाहे बड़ा सा बड़ा गलती करे, एक ही सजा, जो उसका मन आया फांसी दे दो, फांसी दे दो, फांसी दे दो। लेकिन आज के समय में ऐसा तो है नहीं, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग सजा है। तो ये आर्टिकल नंबर 20 ना बेसिकली इसी चीज के बारे में बात करता है कि जो भी कोई कांड कर दिया, कोई भी ऑफेंस हो, कोई भी कुछ कांड कर दिया है तो उसके लिए भी कुछ प्रोटेक्शन है।
अब बेसिकली इस वाले आर्टिकल में ना आप A to Z चीजें पकड़ लोगे, आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 और आर्टिकल नंबर 22, ये 3 चीजें जब आप पढ़ोगे तो आपको पूरा अरेस्ट से लेकर के फांसी तक का सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है भैया, ये कुछ तो मतलब प्रिवेंट करता है, अगर कोई बंदा है वो कुछ कांड कर दिया, कोई ऑफेंस कर दिया, तो उसके लिए भी प्रोटेक्शन है ना, उसके लिए भी प्रोटेक्शन है। क्या क्या है, कैसी चीजें हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है एक्यूज्ड का राइट, जो कांड किया है उसके बारे में भी, ऐसा नहीं कि अगर कोई कुछ गलत काम कर दिया तो आप सीधे उसको ठुकरा दोगे, उसके लिए भी कुछ अधिकार हैं। और क्या क्या अधिकार हैं वही हम 20, 21, 22 में देखेंगे अच्छी तरीके से। तो पहली सेंटेंस ये ध्यान लीजिए, कोर्ट में हर जगह सबसे पहली सेंटेंस ये होती है कि एक्यूज्ड इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। किसी के ऊपर आरोप लगा है कि इसने मर्डर किया है या इसने कोई भी कांड किया है, तो जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाएगा, पहली बात कि वो गिल्टी नहीं है ना, यही चीज है यार कि एक्यूज्ड इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, कि कोई भी एक तो आरोपी है, अच्छी बात है, अब उसके ऊपर मतलब है, ठीक है, लगा हुआ है कि हाँ इसने किया है, जब तक ये कंफर्म ना हो जाए, जब तक ये सिद्ध ना हो जाए, तब तक के लिए वो क्या है भैया, वो गिल्टी नहीं है। इस चीज का बात हो गया। अब इसी के लिए कुछ नियम कायदे हैं, कुछ कानून हैं। क्या क्या चीज है, अब जैसे कोई कुछ कांड कर देता है तो बेसिकली ये वाला पूरा सिस्टम आ जाता है राइट्स ऑफ एक्यूज्ड के अंदर, है ना, कि भैया एक्यूज्ड के क्या क्या अधिकार हैं। तो सबसे पहली चीज कि कोई बंदा पहले तो कुछ कांड कर दिया, ठीक है, तो उसके लिए 3 चीजें हैं, उसके लिए 3 चीजें हैं। एक पहली चीज कि आप एक ही गलती के लिए एक ही व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं दे सकते। मतलब कि यार सेम ऑफेंस है, अगर किसी ने एक बार पैकेट किसी का मारा है तो उसी गलती के लिए आप उसको जीवन भर सजा नहीं दे सकते, बस एक बार हो गया काम खत्म। उसके बाद आप जज के सामने भी जाकर के कुछ भी कहेंगे ना तो वो भी आपका कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ है कि अगर एक बंदा कोई पर्टिकुलर गलती करता है तो उसके लिए एक ही सजा दी जाएगी, है ना, उसके लिए एक ही सजा दी जाएगी, उसको बार बार उस चीज पे सजा नहीं सुनाया जा सकता। अब जैसे कोई कुछ कांड कर दिया है, ठीक है, कोई किसी ने मर्डर कर दिया, अब उसको एक बार सजा हो गया है, उसको एक बार 7 साल 10 साल 12 साल का सजा सुना दी गई है। अब पता चला अपना सजा वजा काट करके आया, जज के सामने ऐसे से घूम रहा है कि हाँ मजा हो गया, मजा आता हो गए, तो पता चला उसको फिर डाल दें, कह रहे तुम तो मर्डर किए थे ना, चलो फिर से जाओ जेल। ऐसा नहीं होता है। एक ही ऑफेंस के लिए, सेम ऑफेंस के लिए भैया एक बार से ज्यादा सजा कोई नहीं सुना सकता। पहली चीज क्लियर हो गई, ठीक है, सेम ऑफेंस है। अब ऐसे नहीं, घर वाले देख लीजिए तो एक ही कांड आपका अगर कुछ घर में कर दिए तो उसके लिए 10 साल तक आपको रोज जूता लात खाना होगा, ठीक है। तो ऐसा कहानी यहाँ पर कोर्ट में नहीं चलता, एक ऑफेंस के लिए केवल एक बार सजा, लेकिन वो सेम ऑफेंस होना चाहिए। अब पता चला मतलब एक ही व्यक्ति का होना चाहिए, जैसे कि आप मर्डर किए हैं तो आप एक व्यक्ति का किया और उसी का केस, पता चला 10 ठो मर्डर कर दिए हैं तो वो 10 केस लगेगा, है ना। ये नहीं कि जैसे पिक्चर में सुने होंगे कि मारना है तो सबको मार करके मर जाओ जब फांसी होना है, ये नहीं होता। अगर आप सबका करेंगे, अलग अलग मर्डर कर दिया, अलग अलग चोरी किए, तो अलग अलग FIR आपके ऊपर होगा और अलग अलग सुनवाई होगी, तो सजा भी सबका मिला करके दिया जाएगा। वहां पर ही नहीं कहेंगे कि यार चोरी तो हम किए हैं, भले 10 घर में किए हो तो क्या से, तो हमको तो सजा दोबारा मत सुनाइए। नहीं, अगर 10 घर में किए हैं तो 10 लोग FIR करवाएंगे और 10 का मिला करके आपको सजा होना है। तो ये वाली चीज है। उसके बाद दूसरा क्या कहते हैं, नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम बैकवर्ड। अब जैसे कोर्ट वगैरह में सुनवाई बड़ा लंबी चलती है, ठीक है, चाहे मर्डर का ट्रायल हो जाए, चाहे थेफ्ट का ट्रायल हो जाए, चाहे किसी भी चीज का हो, तो थोड़ा सुनवाई लंबा चल जाता है। अब सपोज करिए आज के समय में 2021 चल रहा है, इस समय आप कुछ मार और कर दिए, ठीक है, पता चला किसी का खोपड़ी उपड़ी तोड़ दी, गया मर, आपके ऊपर लग गया मर्डर का चार्ज। अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि हाँ कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, तारीख पे तारीख आपको मिले जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, और आपका जो है पूरा सिस्टम घींच करके 4 से 5 साल आपका पूरा चलता है। जो सुनवाई चल रही है कोर्ट में वो 4 से 5 साल तक चलती है। तो अगर 2021 में आप मर्डर किए और इस समय ये था कि यार मर्डर कोई कर देता है या फिर गलती से हो जाता है, तो उसके लिए जो है सजा है 7 साल, चाहे 12 साल, चाहे 15 साल, ऐसा कुछ अगर बेसिक साम लेकर के चले तो, ठीक है, कि आपने किसी को मारने का कोशिश किया, आपके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लग गया और भैया इसका सजा 2021 में कितना था, 7 साल था, लेकिन आपकी सुनवाई चली 5 साल तक,
ठीक है, 5वें साल जाकर के आपको सजा सुनाना है, यानी कि 2025 आ गया। अब 2025 में कुछ ऐसा नियम कानून आ गया कि जो अगर कोशिश भी करता है मर्डर करने का तो उसको फांसी दे दी जाएगी। जैसे अगर पहले आप रेप केस का लेंगे तो पहले केवल अटेम्प्ट करने के मतलब पहले अगर कर दिया तब फांसी की सजा होती थी, लेकिन बाद में ये नियम कानून ऐड कर दिया गया कि अगर कोई अटेम्प्ट भी करता है तो वो चीज को आदमी उसका कन्विक्शन हो जाएगा, वो चीज उसके ऊपर लग जाएगी। तो सेम यही कंडीशन है कि अगर आप 2021 में सपोज करो इस समय नियम है कि अटेम्प्ट टू मर्डर का 7 साल का जेल है, अगर आपका सुनवाई 5 साल तक चलता है तो 2025 में जाकर के अगर कुछ नया नियम कानून आ गया कि अटेम्प्ट टू मर्डर किए हो तो तुमको फांसी हो जाएगा, तो आप जज को सिंपल से बता सकते हैं कि भैया देखो इसके आर्टिकल नंबर 20 में दिया हुआ है कि कोई भी सजा सुनाई जाएगी उसी वक्त का जब वो चीज को कांड को किया गया हो। जैसे कि 2021 में अगर आपने जो ऑफेंस किया है तो 2021 में जो नियम कानून है उसके ऊपर सजा दी जाएगी। अब ये नहीं कि जज बोले कि पहले के समय में राजा गला काट देता था तो जज आपको सुना देगा कि नहीं इसका गला काट दो, नहीं, जिस समय का जो नियम कानून है। अब कैसे, राजा के समय में तो यही नियम कानून चलता था भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में नियम कानून है। नियम कानून तो राजा लोगों के भी समय था कि गर्दन उतार देते थे लोग, ये करते थे, ठीक है, उंगली काट देते थे, हाथ काट देते थे, तो ऐसा नियम नहीं चलेगा। पता चला जज गए हाई कोर्ट, वो ऐसा सुना दिया कि इसका उंगली काट दो, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो जिस समय आप ऑफेंस कर रहे हैं उसी पर्टिकुलर समय का जो सजा है, जो पनिशमेंट है, वो आपको दिया जाता है, ना इससे पहले ना इससे आगे, ठीक है। तो ये पहली चीज क्या भैया, सेम ऑफेंस के लिए 2 बार नहीं सजा। दूसरी चीज, जिस डेट को हुआ उसी दौरान, उसी समय के दौरान का सजा आपको दिया जाएगा। और तीसरी चीज ये है कि कोई पर्सन को आप जबरदस्ती उसके खिलाफ एविडेंस निकालने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, जो कि हमारे यहाँ की पुलिस करती है ना। क्या चीज यहां पर दिया हुआ है कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को आप जबरदस्ती अपने ही खिलाफ एविडेंस करने के लिए नहीं कबुलवा सकते। अब जैसे पुलिस के पास गए, अभी हम आगे देखेंगे कि इंट्रोगेशन क्या होता है, कस्टडी क्या होता है, अरेस्ट क्या होता है, पुलिस रिमांड क्या होता है, जुडिशियल कस्टडी क्या होता है, सारा चीज पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो तीसरा पॉइंट दिया गया है कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को अगर वो कुछ गलत किया है चाहे नहीं किया है, आप उसके जबरदस्ती उसको फोर्स नहीं करवाएंगे कबूलने के लिए, ठीक है। ये नियम है, ये कानून है ना। वो मतलब उसका अगर मन करेगा तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा तो उसको सिद्ध करना है कोर्ट में। कोर्ट को कुछ नहीं पता, देखोगे तो काला पट्टी पहना हुआ है, उसको कुछ नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दोनों पक्ष के लॉयर लड़ रहे हैं, जो चीज को आप सिद्ध कर दिए चाहे गलत है उसको आप सही सिद्ध कर दिए तो वो सही मनाएगा, सही है उसको गलत सिद्ध कर दिए तो वो गलत मनाएगा। वहां पर लॉ का खेल चलता है, ठीक है। ये नहीं कि रियलिटी वाला सिस्टम, ये सब नहीं होता, ठीक। तो वहां पर ये चीज है भैया कि कोई को पर्टिकुलर व्यक्ति को अपने खिलाफ एविडेंस नहीं होता। तो जब पुलिस अरेस्ट करती है, कोई जैसे मर्डर कर दिया चाहे कुछ कर दिया, तो पुलिस अरेस्ट करेगी तो पहले तो उसको इतना मार मारेगी कि कबूल लो, है ना। पेपर साइन करवाती है सबसे पहले, कबूलनामा कि हाँ भैया तुमने ही ये कांड किया है। लेकिन उस समय के जो पुलिस आपसे एक्सेप्ट करवाएगी वो चीज को कोर्ट में माना नहीं जाता है। फिर आप जब मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे 24 घंटे के बाद तो वहां पर फिर से पूछा जाएगा कि भैया ये किया है तुमने, तो वहां पर अगर आप ना कहेंगे तो आपका काम हो सकता है, ठीक है। तो कोई चीज जबरदस्ती आदमी आपसे आप ही कहीं के खिलाफ नहीं उगलवा सकता। जैसे पुलिस कह रही है आपसे जबरदस्ती कुछ चीज उगलवाने की कोशिश कर रही है कि कहो तुम ही किए हो, कहो तुम ही किए हो, कहो तुम ही किए हो, वो पेपर साइन भी करवा देगी, तब पर भी कोर्ट में चूंकि ये नियम है आर्टिकल नंबर 20 का यहां पर दिया हुआ है कि भैया कोई भी ऑफेंस के लिए किसी पर्सन को जबरदस्ती उसके खिलाफ गवाही नहीं उगलवा सकते, तो वो कोर्ट में मान्य नहीं होगा। इसीलिए पुलिस का स्टेटमेंट वहां पर मान्य नहीं होता है, ठीक है। तो यह चर्चा हो गई आपके आर्टिकल नंबर 20 का कि भैया अगर किसी ने कांड किया है तो उसका भी प्रोटेक्शन होगा, ठीक। तो ये 3 चीज हो गई। इसके साथ साथ ही क्या होता है ना कि कोई आप कांड कर दिए तो बेसिकली 3 ठो प्रोसेस होता है, आगे अच्छे से देखेंगे। लेकिन यहां पर जो आर्टिकल नंबर 20 में जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बात होता है ना, अब ऐसे पता चला आप चोरी भी करोगे तो आपको गला काट दे तो ये तो मैटर नहीं होता, हो सकता है ऐसा हो जाता अगर ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार नहीं दिया जाता तो, ठीक है। लोग किसी का भी अगर कोई कुछ कर देता है तो लोग उसको मार करके एकदम मार डालते हैं, हाथ पैर तोड़ डालते हैं, तो वो गलत चीज है। इसके लिए कोर्ट है, वो कोर्ट देखेगी। तो सबसे पहले तो वारंट इश्यू होगा आपके खिलाफ। 2 चीजें होती हैं, एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्या है ये देखो, एक है कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। यहां पर एक चीज है कि भैया
कि अगर कुछ बेसिक सा है यार, आपका आरोप कुछ बेसिक सा है, चोरी कर लिए, छिनैती कर लिया, ऐसा टाइप अगर कुछ बेसिक आरोप आप कर रहे हो तो वहां पर पुलिस आपको ऐसे नहीं उठा सकती, उसको वारंट दिखाना पड़ेगा। लेकिन कुछ सीरियस अगर मैटर है, रेप केस हो गया, मर्डर केस हो गया, इस तमाम तरीके का अगर सीरियस केस है तो उसको वारंट, आप बोलोगे कि वारंट दिखाओ तो 10 लाठी पहले वहीं पे मारेगी, फिर अलग से ले जाएगी। ठीक है, तो अगर आपका भैया अरेस्ट होता है तो उसके बाद वहां पर एक नियम कानून बना हुआ है कि पुलिस वालों को 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करना होगा। ठीक है, ये नियम है। अब जैसे कि अब उसी में कुछ उगलवाए, चाहे आपसे इन्वेस्टिगेशन कर ले, चाहे आपको 10 थप्पड़ लगा ले, जो करना है करे, लेकिन उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। अगर अरेस्ट करे तो नहीं करेंगे तो फिर जो है उसके उनके ऊपर एक्शन होगा। तो इसीलिए अक्सर देखेंगे आप कि जो भी अरेस्ट होता है वो कब होता है भैया? सैटरडे को होता है। कब होता है? सैटरडे को होता है। अक्सर आदमी अरेस्ट सैटरडे को करते हैं पुलिस वाले, इसलिए कि संडे को तो छुट्टी, उस दिन तो खुलने वाला है नहीं, तो बेसिकली आपको सैटरडे को भी दिन रात धोएंगे, संडे को भी दिन रात धोएंगे और मंडे को भी सुबह तक धोएंगे जब तक ऑफिस नहीं खुल जाए मजिस्ट्रेट का। ठीक है, तो इसलिए आपको यहां पर दिया हुआ है कि मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के। अच्छा, यहां पर कुछ टाइम है जो कि गिने नहीं जाते, जैसे कि आपको जब अरेस्ट के दौरान ले करके जाएंगे तो जाने का टाइम जोड़ा नहीं जाता है 24 घंटे के अंदर। जैसे कि आपका कहीं स्टेशन है, आप वहां पर अरेस्ट हुए और मजिस्ट्रेट का ऑफिस 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर है। अब वहां पर कितना ट्रैफिक जाम लगा, कितना टाइम लगा, 1 घंटा लगा, 2 घंटा लगा, ये चीज को काउंट नहीं किया जाता है। जो ट्रैफिक जाने आने का समय है इसको काउंट नहीं किया जाता। तो इसीलिए यही वाला सिस्टम है। इसीलिए आपको बेसिकली पुलिस का जो अरेस्ट होता है सैटरडे को करेंगे यूजुअली, सब नहीं होता। हाँ, अगर उनको दिखेगा कि नहीं भाई कल सैटरडे है तो उठा लो, जितने लोगों को उठा सकते हो, धोएंगे, करेंगे, वही काम होता है उसके बीच में। ठीक है, तो अरेस्ट हो गया आपका, 24 घंटे के बाद आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे और उसके बाद आपके पास ये अधिकार है कि आप अपने मन का लॉयर रख सकते हैं। ठीक है, ये आपको ऑप्शन मिलता है ना। अगर आप पैसा वाले नहीं है कि पता चला कि लॉयर को अफोर्ड नहीं कर सके तो सरकार को कहेंगे तो वो फिर सरकारी लॉयर जो है दे देती है, जो सरकार के लिए काम करते हैं। सरकार जो बोलेगी वो केस हैंडल करते हैं। ठीक है, तो अरेस्ट से लेकर के आपको पेश करने तक ये सिस्टम होता है। सबसे पहले वारंट वाला, उसके बाद आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाएगा। ठीक है, मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश होने के बाद आपको जुडिशियल कस्टडी मिलती है। ठीक है, वहां पर आप हाँ करो ना करो, हाँ करोगे तो भैया उसके आगे की कहानी, ना करोगे तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा, पूछताछ होगा, तमाम तरीके का चीज होगा। ठीक है, तो आपको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है। लेकिन देखो, 2 चीज होता है पुलिस के पास। आप जब तक रह रहे हो, जैसे सैटरडे को आपका अरेस्ट हुआ तो सैटरडे भर रहे, संडे भर रहे, मंडे को सुबह तक रहोगे, तो उनको जितना कूटना है आपको कूटेंगे और कोई नहीं देखने वाला कि इसको कितना मारा, कितने मारा, क्यों। ठीक है, उनका अपना अपना आइडिया होता है। उसके बाद अगर आप मजिस्ट्रेट के यहाँ जाएंगे तो वो आपको जुडिशियल कस्टडी में रखेगी। हाँ, जुडिशियल कस्टडी में आपको कोई टेंशन नहीं है, पुलिस वाले का लाठी उठी आपको नहीं मिलेगा, बशर्ते आप जब चले जाएंगे तो वहां पर जेल में गए तो उनका अलग अलग है, कैदियों का अलग सिस्टम है। जो सीनियर है उसका फिर मैटर वहां पर अलग हो जाता है। ठीक है, सीनियर कैदी आपको जिस हिसाब से मारे पीटे, वो जेल का काम जेल के अंदर, वहां पर प्रशासन से आपसे कोई मतलब नहीं। तो इसके पहले पुलिस वाले आपको सौंप करके गए, मजिस्ट्रेट वहां से हुआ, आपको जुडिशियल कस्टडी मिल गई, लेकिन फिर दोबारा वो जाएंगे, भैया पूछताछ भी तो करना है। देखो, नियम कानून कुछ इस तरीके का है कि अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर एक तो मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करना है। अब 24 घंटे के अंदर कितना पूछताछ होगा, उनको भाई इन्वेस्टिगेशन भी करना है, कितने मारे कि नहीं मारे, हाँ या ना, उंगली तोड़ेंगे, जो करना है वो करेंगे। तो 24 घंटे में कितनी सारी चीजें होंगी। अब आप तो जुडिशियल रिव्यू में चल गए तो वापस से पुलिस वाले लोग आएंगे। ठीक है, जज साहब के यहाँ उनसे कहेंगे कि हमको इस व्यक्ति को रिमांड पे दे दीजिए। 2 चीज होता है, एक तो होता है डिमांड। अगर आप ही का चीज है, सपोज करिए कि हम आपसे कुछ डिमांड करते हैं, ठीक है, आपके पास कुछ चीज है, हम आपसे मांग रहे हैं, तो हम एक तरीके से डिमांड कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हम ही चीज आपको दिए हैं और फिर वापस आपसे मांग, जैसे अरेस्ट करके तो हम ही जज साहब को दिए कि इसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिए, तो पुलिस वापस से उसको रिमांड करती है, वापस से उसको मांगती है कि दे दो, है ना, दे दो, इनका भी कुटाई करना है, इनसे पूछना है कि किए हैं कि नहीं किए हैं, तो वो रिमांड करते हैं। इसीलिए आप सुने होंगे कि पुलिस रिमांड होता है, और पुलिस रिमांड 15 दिन तक का दिया जाता है, जहां पर जज आपको 14 दिन तक का पुलिस रिमांड में रखता है। अब उस पूरे रिमांड में सबसे बड़ा नरक आप वहीं देखेंगे, कैसे कबूलवाना है वो तो इंडियन पुलिस के 2 हाथ, मतलब बाएं हाथ का खेल है। सारा चीज इस प्रकार का कुछ होता है।
ठीक है। तो ऐसे लेकर के आप जुडिशियल कस्टडी में जाएंगे, फिर पुलिस रिमांड में जाएंगे, हाँ किए ना किए, आपके पास लॉयर को अपॉइंट करने का पूरा हक है, ठीक है। लॉयर बेसिकली आपका पूरा जान जो है सब कुछ उसी के हाथ में है, ठीक है। तब हम लोग आगे चलते हैं। ये हो गया आपके आर्टिकल 20 का पूरा मैटर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं आर्टिकल 21 पे। 21 में यही बात हुआ है कि यार अपने पर्सनल लाइफ और लिबर्टी की रक्षा कर सकते हैं, है ना। जैसे कि पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हैं तो इसीलिए आत्महत्या को भी एक तरीके का जुर्म माना जाता है कि जब दूसरे आपका जीवन नहीं ले सकते, दूसरा व्यक्ति आपके लाइफ को मार नहीं सकता, आपकी जिंदगी को मार नहीं सकता, आपका जान नहीं ले सकता, तो आप खुद भी अपने लाइफ को नहीं ले सकते। इसीलिए आत्महत्या भैया गैर कानूनी है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपका जो भी पर्सनल चीजें हैं, ठीक है, पर्सनल लिबर्टी है, उसको भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपके लाइफ का भी जिम्मेदारी है। इसीलिए कोई किसी को ऐसे मार मुर नहीं सकता। अच्छा, इसी में कुछ अमेंडमेंट किया गया जो आर्टिकल 21 है ना। अब देखो किसी भी आर्टिकल में जहां ABCD लग जाए ये समझ जाना कि वहां पर अमेंडमेंट किया गया है। तो आर्टिकल 21 में A लिखा हुआ है तो यहां पर एक अमेंडमेंट 86th अमेंडमेंट 2002 में ये किया गया कि 6 से लेकर के 14 साल तक के बचवा लोगन को फ्री एजुकेशन स्टेट को देना है। कौन सा स्टेट? यूपी, बिहार, झारखंड? नहीं, हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि यहां पर जब भी स्टेट का नाम आए वो होती है सरकार, चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे आपके लोकल अथॉरिटी हो, जो टेरिटरी के इंडिया के टेरिटरी के अंदर आते हैं, वो सारे सरकार जो राज्य कर रहे हैं वो उनका भैया ये कि कंपलसरी है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है, 6 से 14 साल तक के। ये हो गया आपके आर्टिकल 21 में। अब आगे बढ़ते हैं भैया आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्लियर हुआ, आर्टिकल 19 क्लियर हो गया, 20 क्लियर हो गया, 21 का ए। आगे चलते हैं आर्टिकल 22 में। यहां पर भी अरेस्ट और डिटेंशन के बारे में बात हो रहा है। क्या चीज? अरेस्ट और डिटेंशन के बारे में बात हो रहा है। देखो दो चीजें होती हैं। अब भैया कोई को अरेस्ट कर लिए, जैसा कि हम आपको बता दिए, किसी को अरेस्ट कर लिए, ठीक है, डिटेंशन में रख लिए कुछ सर्टेन केसेस में, तो दो चीज होती है। एक होता है पुनिटिव डिटेंशन। अगर आप कांड कर चुके हैं, आप किसी का मर्डर कर चुके हैं, तब आपको जो है उठा लिया जाएगा, आपको डिटेंशन में रख दिया जाएगा। तो कांड करने के बाद वाला चीज को क्या कहेंगे? पुनिटिव डिटेंशन। लेकिन पुलिस को शक है कि ये आदमी बम ब्लास्ट कर सकता है, ये आदमी दंगा भड़का सकता है, ये आदमी ऐसा कुछ कर सकता है, तो वो सबसे पहले ही आपको उठा लेगी। किस बेसिस पे? प्रिवेंटिव डिटेंशन में कह देगी कि नहीं, हमको इसके ऊपर शक है, ये कांड कर सकता है आदमी। समझ रहे हैं ना? तो ये सारी चीज इसके अंदर आ जाती है। दो चीज होता है कि एक तो पहले तो आप कांड कर चुके हैं, फिर आपको लिया जा रहा है कस्टडी में, और अगर उनको शक है कि ये आदमी कुछ कैसा कर सकता है तो भी वो इस बेसिस पे पहले ही ले लेते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ सीन है। इसके बाद जो इंट्रोगेशन, कस्टडी, अरेस्ट, पुलिस रिमांड, जुडिशियल कस्टडी, सब आपको बताया, एक बार फिर से बता देते हैं। इंट्रोगेशन, कुछ भी बेसिक सा मार झगड़ा हो गया आपके इधर, आपके पड़ोसी में, चाहे कहीं भी, 100 नंबर को बुलाओगे तो थाना दोनों पक्ष को ले जाएंगे, अपना बात करते हैं, एक तरीके से इंट्रोगेशन है, यहाँ पर कुछ नहीं होता। इसके बाद हल्का सा लेवल बढ़ाओगे तो होती है कस्टडी। जब कस्टडी में जाओगे तो हो सकता है वहां पर 3-4 थप्पड़, 2-4 डंडा खा भी सकते हो। उसके बाद अगर एक लेवल और ऊपर बढ़ोगे तो सीधे हो जाएगा अरेस्ट। अब अरेस्ट हो गए तो ये अलग सीन है, वही फिर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास, लॉयर रखोगे, फिर कोर्ट वाला पूरा सिस्टम वहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो अरेस्ट के बाद भैया पुलिस जो है ना, आप जाओगे कोर्ट में तो फिर पुलिस आपको रिमांड पे लेगी कि अरे जज से बोलेगी कि अरे जज साहब हमको वापस दे दीजिए, इनसे बहुत कुछ पूछना है। तो इसीलिए पुलिस अब वापस इनको मांगती है रिमांड पे। तो 15 दिन के लिए ये जाते हैं और बाद में जुडिशियल कस्टडी के अंदर पूरा, जब तक आपका इन्वेस्टिगेशन चलता है, हियरिंग चलती है, तब आप चले जाते हैं जुडिशियल कस्टडी में। गए जेल में प्रशासन से कोई टेंशन नहीं। हाँ, जो सीनियर कैदी हैं वो आपको मार भी सकते हैं, वो तो खुद ही भोग रहे हैं, है ना। तो वहां पर आपको जो है पूरा सिस्टम देखना होता है। वहां पर भी दो चीज होती है, अगर जेल के अंदर का बात करें तो वहां पर भी दो चीज होती है। अगर बेसिक से कुछ हल्के फुल्के मैटर में लेकर के जाएंगे तो आपको अलग जगह रखा जाता है, वो हायर क्रिमिनल के यहाँ नहीं रखा जाता, नहीं तो आपको तो ले भी देंगे, ठीक है। और अगर आप मर्डर ऐसा कुछ एकदम मतलब तगड़ा चीज करके गए हैं तो उसके लिए अलग आपके सेल में रखा जाता है। ये सब वहां की बात हो गई। तो ये बेसिक चर्चा था हमारे राइट टू फ्रीडम में।
जहां पर हम आम नागरिक से लेकर के जो कांड कर दिया कुछ या कोई क्राइम कर दिया तो उसका भी प्रोटेक्शन है, उसका भी कुछ फ्रीडम है। ये सारी बात हम कर लेते हैं कहां से कहां तक, आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक। इतनी सारी चीजें हैं, साइड हट रहे हैं, ये सारी चीजों को फटाफट से नोट करिए। एक एक चीज को भैया नोट करते हुए चलेंगे, है ना। ये सारी चीज को फटाफट से उतार लीजिए जो जो चीजें हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको मिटाते हैं। इसके बाद आगे के राइट्स को फटाफट तरीके से, थोड़ा सा यहाँ पर अरेस्ट वगैरह मैटर हम लोग एक अलग फील्ड में कूद गए थे तो उसको भी एक तरीके से देखना बहुत ज़्यादा ही जरूरी था। अब यहाँ पर आप अपने क्लास 11th के क्वेश्चन के लिए, क्लास 11th के पेपर के लिए, आगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए यही नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो चैप्टर है आपको समाज से जोड़ता है ना। सोशल साइंस भैया नाम ही है, एक तरीके से देखा जाए तो पूरा समाज से जोड़ता है। तो ये सारी चीजें बेसिक जानकारी है जो कि आपको ऐसे भी होनी चाहिए, ठीक है। तो नॉलेज के लिए सारी चीज देखना है। फटाफट से मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके आगे। चलिए, तो अब इसके आगे के कुछ आर्टिकल्स हैं उसके भी फटाफट से चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम क्लियर हो गया पूरा का पूरा। अब आगे बढ़ते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसमें क्या क्या कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 23 और 24। 23 में क्या है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को इलीगल घोषित किया गया है। जैसे पहले के समय में गुलाम का खरीदारी हुआ होता था, ठीक है, बच्चों को खरीदा बेचा जाता था, आदमी को खरीदा बेचा जाता था। तो ये जो टोटल ह्यूमन ट्रैफिकिंग चलती थी इसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है आर्टिकल 23 में, ठीक है। तो 23 में इस चीज़ का रिस्ट्रिक्शन है। आगे बढ़े आर्टिकल 24 में, तो वहाँ पर चाइल्ड लेबर को रेस्ट्रिक्ट करा जाता है कि वो वहाँ ऐसे स्थितियों में कि जहां जहां उनको हानि हो सकता है, जैसे फैक्ट्री में काम करके, ठीक है, ऐसे कई खदानों में काम करके, तो वहां पर इनका काम करना रिस्ट्रिक्टेड है भैया। चाइल्ड लेबर एक इलीगल चीज है ना। तो ये कुछ एक्सप्लॉइटेशन से बचने का इसके अगेंस्ट कुछ राइट्स हैं 23 और 24 में, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रेस्ट्रिक्ट करते हैं और चाइल्ड लेबर को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े यार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब रिलीजन वाला चीज़ तो हम हमेशा देखते आ रहे हैं कि यार हमें पूरा का पूरा है चीज़ कि हम कोई सा भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, कोई सा रिलीजन का प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, तो वही सारी चीज़ है। तो फटाफट से इसको भी देखिए। ये आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक है। ये कहाँ तक भैया, 23 से लेकर के 24 देख ही रहे हैं आप लोग। इसके बाद ये कहाँ तक भैया, 25 से लेकर के 28 तक, ठीक है। रिलीजन के बारे में बात हुआ है। क्या क्या, वही चीज कि आप किसी भी रिलीजन को भैया प्रोफेस और प्रोपगेट किसी को भी फॉलो करिए, किसी भी रिलीजन में आप किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है। रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद भैया जो टैक्स लगते हैं रिलीजियस प्रमोशंस में उसको भी फ्री कर दिया जाता है, उसमें भी फ्रीडम होता है। ये किसमें, 25 में फॉलो कर सकते हैं। 26 में भैया कोई भी रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हैं। 27 में जो भी इसके प्रमोशन के लिए, प्रचार प्रसार के लिए चीज़ें कर रहे हैं उसमें टैक्सेस वगैरह का भी फ्रीडम मिलता है। इसमें बहुत लोग घपला भी करते हैं, है ना। बहुत सारा चीज़ भी होता है कि इसके नाम पे आधा मतलब टैक्स बचाने के लिए ऐसा काम करते हैं कुछ लोग, ठीक है। आर्टिकल 28 की अगर हम लोग बात करें तो कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को आप, वर्शिप को आप अटेंड कर सकते हैं, है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। ये सारी चीज़ का बात बेसिकली रिलीजियस बेसिस पे है ना, कि हमें धर्म की पूरी आज़ादी है। हमारा मन, हम जिस पे भरोसा रखते हैं हम उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन और रिलीजन के बारे में यहां पर बात हो गया। उसके बाद दो चीज देखो, यहां तक ये सारी चीजें तो बेसिक चीजें हैं, है ना। मेन मुद्दा उधरी था, उधरी थोड़ा सा टाइम लगा, यहां पर ज्यादा नहीं। 23-24 में क्लियर हो गया, है ना, चाइल्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। 25, 26, 27, 28 में पूरा का पूरा रिलीजियस के बारे में बात हुआ है, पूरा रिलीजियस फ्रीडम के बारे में चीज हुई है। उसके बाद अगर हम लोग 29 और 30, क्या क्या भैया, 29 से लेकर के अगर 30 तक देखें तो कल्चरल और एजुकेशनल राइट है। कल्चर में क्या बचाएंगे, अपना लैंग्वेज बताएंगे, अपना कल्चर बचाएंगे, है ना, यही सारा चीज़ ना, अपना रहन सहन ये सब चीज़ को बचाएंगे। तो आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज। अब देखो यार हर जगह क्या हुआ, अगर तुमको क्लास 10th का पावर शेयरिंग हल्का सा भी याद होगा तो वहाँ पर श्रीलंका में क्या हुआ था कि जो सिंगला कम्युनिटी थी वो थी मेजोरिटी में, और भैया दूसरे तमिलियंस पे जो है अपना दबाव बनाने लगे, तो उनका कल्चर को एक तरीके से डेंजर में कर दिया, अपना ही लैंग्वेज को बना लिया। तो इसीलिए जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको ये हक दिया गया है कि अपने लैंग्वेज को, अपने स्क्रिप्ट को, अपने कल्चर को वो बचा सकें। उनका भी इनका राइट है, उनका भी ये अधिकार है, ठीक है। नहीं तो भाई गड़बड़ हो सकता है। आर्टिकल 30 में बात करें तो कोई भी अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकता है, एडमिनिस्टर कर सकता है। तो ये सब बेसिक चीजें हैं। कहां से कहां तक, 23 से लेकर के 30 तक, 23 से लेकर के 30 तक एक्सप्लॉइटेशन का,
रिलीजियन का, कल्चर और एजुकेशन का। ठीक है, ये मुद्दा हुआ। उसके बाद जो चीज आती है आर्टिकल नंबर 31। तो देखो 31 में सबसे पहले राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था कि आपसे आपका जमीन जायदाद कोई नहीं छीन सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट भी नहीं छीन सकती। जो भी चीज फंडामेंटल राइट में है वो कोई वायलेट करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको सजा देगी भैया। तो पहले क्या होता था यार कि यार विकास करना हुआ, अब जैसे जमीन है आपका फंडामेंटल राइट, कोई नहीं ले सकता, गवर्नमेंट भी नहीं ले सकती। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि अगर किसी को रेलवे बनवाना, मतलब विकास के लिए रेलवे बन रहा है, ट्रांसपोर्ट बन रहा है, हाईवे है तो हाईवे 4 लेन 6 लेन हो रहा है, एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, स्कूल कॉलेज बन रहा है सरकारी, तो उसके लिए जमीन की जरूरत पड़ती थी। अब जिसका जमीन रहता था वो देता ही नहीं था। अब कितने लंबे से अगर ट्रेन की पटरी बिछते हुए आ रही है और अपने छोटे से एरिया के लिए पता चला ये आर्टिकल नंबर 31 का इस्तेमाल करके कहते थे कि नहीं तो हमारा फंडामेंटल राइट है, रेल की पटरी उधर से घुमा के लेके जाओ, तो गवर्नमेंट को ऐसा करना पड़ता था। बहुत बाधा का ऐसा सिचुएशन बनता था, नहीं कर पाते थे। अब जबरदस्ती करोगे तो चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास कि देखिए मेरा फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, और इसको गवर्नमेंट वायलेट कर रही है। तो इससे तो विकास ही नहीं होता। कहीं भी अगर कोई एयरपोर्ट बनाना है, रेलवे बनाना है तो कोई बनने देता, नहीं बनने देता। ठीक है, तो इसी के लिए इस चीज को 44th अमेंडमेंट में 44वां अमेंडमेंट किया गया 1978 में, और आर्टिकल नंबर 31 को जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको आगे कर दिया गया 300 आर्टिकल के ए में। हटाया क्यों नहीं गया? अब यार हटा दोगे तो पता चला पड़ोसी आकर के तुम्हारा जमीन कब्जा कर लेगा, तुम्हारा प्रॉपर्टी कब्जा कर लेगा, इसको हटाया नहीं जा सकता। हाँ, 12 से लेकर के अगर 35 के बीच में रखोगे तो ये फंडामेंटल है, तो गवर्नमेंट भी नहीं छीन सकती। लेकिन आज के समय में अगर आपका रेलवे के साइड में कहीं एजुकेशन का कुछ हुआ तो सरकार आपका जमीन आपसे लेगी, उसके बदले आपको मुआवजा देती है। पहले होता था कि 10 लाख का जमीन है तो सरकारी रेट पे आपको 10-20 हज़ार दे दिया, ऐसे थमा देते थे। लेकिन अब जो है प्रॉपर पब्लिक रेट में, जो मार्केट में जो रेट है उसके हिसाब से आपको मुआवजा दिया जाता है। तो ये हो गया आर्टिकल 31 में, इसको हटा करके 300 के ए में जोड़ दिया गया कि नहीं जरूरी भी है। तो इसीलिए आपसे पब्लिक कोई नहीं छीन सकती आपकी प्रॉपर्टी, बस वो सरकार के हाथ में होता है। ठीक है, वो भी पहले नहीं था लेकिन इसको बाद में अमेंडमेंट कर दिया गया क्योंकि कोई विकास ही नहीं करने देता था। अब आर्टिकल 32 जो है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये नहीं होता तो कोई नियम बना लो, कोई कानून बना लो, कुछ काम का नहीं। आर्टिकल 32 है तो सब कुछ है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि आर्टिकल 32 जो है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट है और सोल है, इसको आत्मा बताए थे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। नियम कानून बना दिए, उसको देख रेख करने वाला कोई नहीं है कि उसका उल्लंघन करे तो कोई सजा दे। जब ये बॉडी ही नहीं रहेगी तो फिर कैसा नियम कानून कौन फॉलो करने वाला है? तो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट का बात किया गया है ना, कि कुछ भी हो, कोई भी फंडामेंटल राइट को आपके वायलेट करेगा तो उसके लिए कौन खड़ा है भैया? आर्टिकल 32 के तहत कौन खड़ा है? सुप्रीम कोर्ट खड़ा है। कौन खड़ा है? सुप्रीम कोर्ट खड़ा हुआ है। आर्टिकल 32 के तहत कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट करेगा, सीधे आप निकल लो दिल्ली, है ना। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से सबका भय बना हुआ है। और मतलब ये जान लो कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा आत्मा इसको अंबेडकर साहब कह करके गए हैं। और हकीकत बात है यार कि जब ऐसा कोई बॉडी ही नहीं रहेगा, सुप्रीम कोर्ट रहेगा ही नहीं, कोई सजा सुनाने वाला रहेगा ही नहीं, तो काहे लिए? कौन डरता है? कोई नहीं डरेगा। ठीक है, सब जैसे करेंगे वैसे करेंगे। तो आर्टिकल 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात हुआ है कि कोई आपका वायलेट करेगा तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। और आर्टिकल 226 में जो है हाई कोर्ट का बात हुआ है। 32 में सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट का बात हुआ है कि आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। वहां पर आगे देखोगे तो सब रिट्स वगैरह है, वो सब हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम हो गया आर्टिकल 32। तो मेन आपका फंडामेंटल राइट 32 तक बात हुआ है, और 32 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट और सोल है आर्टिकल 32, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रहेगा ही नहीं। और अब पूरे लेक्चर में देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही बात हो रहा है, तो मेन मुद्दा यही है। अब बचता है 33, 34 और 35, उसको भी देख लेते हैं क्योंकि फंडामेंटल राइट तो 12 से 35 तक के बीच में है ना। तो 12-13 स्टार्टिंग का देखे, और मेन मुद्दा तो 14 से लेकर के 31 तक ही था।
है ना। मेन मुद्दा तो 14 से लेकर के 31 तक ही था, 32 तो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ये खुद में ऐसा कानून है, खुद का ही एक फंडामेंटल राइट है कि इसकी सुरक्षा किया जा सके, है ना। अच्छा, अब हम लोग आर्टिकल 33 में बात करें तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बात किया गया है, जैसे कि आर्मी में, इंटेलिजेंस में, मीडिया में इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, उनसे फंडामेंटल राइट में छेड़छाड़ किया जा सकता है। आर्मी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, जैसे रॉ वगैरह, ये सारी चीज़ों में आपके फंडामेंटल राइट से मॉडिफाई, वहाँ पे मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। जैसे कि फंडामेंटल राइट है कि आप कहीं भी जा सकते हो, है ना। अब आर्मी में कुछ नियम कानून कायदे हैं, पता चला कहीं रहना, आप कहीं चले गए, वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मीडिया कुछ भी बोल दी, कुछ भी बता दी, है ना। ऐसे ही करके एक केस हुआ था, ठीक है, उसमें भी मीडिया कुछ बता दी थी, तो जो आर्मी जो मतलब करने वाली थी ऑपरेशन, वो फेल हो गया, गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो ये सब कहानी था, तो इसी की वजह से यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं आर्मी में। आर्मी में जो सीनियर है भैया, वही सबसे मेन है, सीनियर लोगों का आपका जो भी वो कमांड करेंगे, वही आपका जो है मेन नियम कानून कायदा है। अगर हम लोग आर्टिकल 34 की बात करें तो यहाँ पर मार्शल लॉ की बात हुई है। जब आर्मी रूल लगता है, मार्शल लॉ लगता है, तो वहां पर फंडामेंटल राइट आपसे छीन लिए जाते हैं। जैसे कि किसी नक्सल क्षेत्र में जहां आतंकवादी लोग का बहुत आना जाना रहता था, जहां छुप सकते हैं, तो वहां पर मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, जिसके तहत आर्मी के लोग, आर्मी आपके घर में कभी भी घुस करके कोई भी छानबीन कर सकती है ना। कोई भी आदमी आर्मी घुस करके छानबीन कर सकती है, क्या है कैसे है, चूंकि ऐसे तो ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, लेकिन यहाँ पर मार्शल लॉ लग जाता है, जिससे कि फंडामेंटल राइट का ऐसे भी उल्लंघन हो गया, नहीं तो भैया आतंकवादी कैसे पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पर होती है, मार्शल लॉ में फंडामेंटल राइट आपसे छीन लिए जाते हैं उस पर्टिकुलर रीजन में। क्यों? क्योंकि आतंकवादी को मेन मकसद ये है कि आपको देश को बचाना है। फंडामेंटल राइट मैं आपको 6 चीज बताया था, याद है ना, नेशन वगैरह के बारे में, कि अखंडता, एकता पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अब जो लास्ट बचता है आर्टिकल नंबर 35 फंडामेंटल राइट्स का, यह क्या कहता है कि कोई भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आप कुछ भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज के लिए। मेन कैरेक्टर, जो मेन रोल है, जो मेन सिस्टम है इसका, मेन जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप उसको नहीं हटा सकते। जो मेन फंडामेंटल चीज है, आप उस पर खिलवाड़ नहीं कर सकते। हाँ, पॉजिटिव अमेंडमेंट किया जा सकता है पार्ट 3 में। तो यहां तक हो गया, हट जाते हैं थोड़ा साइड में, आप इस चीज को पॉज करके नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो यहां पर ये था आपके टोटल फंडामेंटल राइट की 6 कैटेगरीज हम लोग देख लिए। 12 से लेकर के 35 तक एक एक आर्टिकल के ऊपर चर्चा की, यहां पर लिख लिख करके वो चीज आप भी नोट किए होंगे। तो बस यहां पर आपका फंडामेंटल राइट का पूरा कहानी खत्म होता है। अब इसी के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फंडामेंटल राइट के जस्ट सटा करके ही डीपीएसपी का बात हुआ है। तो इस चैप्टर का, पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर का, हो सकता है तो भैया 3 पार्ट बनाना पड़ जाए, क्योंकि फंडामेंटल राइट को ही समझने में काफी समय लग गया है। वीडियो 1 घंटे से ज्यादा नहीं डालनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा बहुत ज्यादा बर्डन टाइप लगने लगेगा, तो उसको हम अलग पार्ट में देख लेंगे। डीपीएसपी को भी एकदम बेहतरीन तरीके से, देखो फंडामेंटल राइट तो ऐसे बात किए तो 5 मिनट में भी कवर किया जा सकता है। 5 मिनट, बस 5 मिनट में फंडामेंटल राइट पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। लेकिन एक एक चीज की गहराई को आदमी समझना है, देखना है। अभी कौन सा टाइम जा रहा है आपका, है ना, कौन सा कल परीक्षा देना है, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए बाद में 1 शॉट सीरीज लाएंगे, जहां पर आपके एग्जाम, पर्टिकुलरली आपके एग्जाम के बेसिस पे जो जो पॉइंट आपके एग्जाम में आना है उस पर चर्चा उस समय होगी, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। अभी पार्ट वाइज आराम से ही देखेंगे। तो इसका अगले पार्ट में हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर चर्चा करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको भी एकदम कहानी के रूप से देखेंगे। एक एक चीज के ऊपर डीपीएसपी में चर्चा करने वाले हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। ये था सेकंड पार्ट आपके सेकंड चैप्टर का। तो खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में डीपीएसपी के साथ, पूरा कहानी वहां खत्म कर देंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़िए, बाय बाय, नमस्कार।